हेलो एवरीवन। हम साइंस का 2025 का घटना चक्र एमसीक्यू फॉर्मेट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये सेकंड लेक्चर है हमारा और आज 2024 और 2023 के ही क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि और क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर साइंस का घटना चक्र से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है कि टेस्ला के बराबर कौन सा है इनमें से टेस्ला के बराबर कौन सा है? तो आंसर है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर यहाँ पे ज्यादा नहीं समझाया गया है, ठीक है? थोड़ा जल्दी में करेंगे हम। तो टेस्ला जो होता है, टेस्ला किसकी एसआई मात्रक है? टेस्ला जो है वो चुंबकीय प्रवाह घनत्व का एसआई मात्रक है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। जो चुंबकीय क्षेत्र का माप होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में मापते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला के बराबर, जो कि समझाया गया है, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन और पर एम्पियर मीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? ये 2019 का पहले ही कर चुके हैं। जो बिना डायरेक्शन के होते हैं, डायरेक्शन के होते हैं तो ये कर चुके हैं। डाप ये अभी नहीं करेंगे। 2024 का जो क्वेश्चन है या 23 का, उस पर फोकस कर रहे हैं हम सिर्फ। आगे चलते हैं 2023-24 का। बाकी जो कर चुके हैं वो मैं नहीं करा रही यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि उसके लिए लेक्चर ये मैंने वो बना रखा है, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना रखा है घटना चक्र 2024, ऐसे प्लेलिस्ट बना रखा है घटना चक्र सिर्फ। तो वो देख लीजिएगा आप। 2025 ऐसे करके। किस मीटर उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में? दूरी को मापने में इसमें से स्पीडोमीटर का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर का। किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर का। ये पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आंसर है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। तो इस बार हम ये याद कर सकते हैं क्रोनोमीटर का। और स्पीड का मतलब गति होता है, गति को मापने के लिए। स्पीड गति को मापने के लिए। एमीटर में पता है, विद्युत धारा पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पीड का मतलब स्पीड को मापने के लिए गति। ये दूरी है, ये याद रखिएगा। तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर, दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर। और क्वेश्चंस हमारे जो आए हुए हैं, ये 2024 में आया हुआ है, जो कि ऑलरेडी कराया हुआ है क्वेश्चन। सोनार कि इसमें सोनार किस में यूज होता है? क्या एक्सरे में यूज होता है, इंफ्रारेड में, माइक्रोवेव में यूज होता है? तो सोनार किस में यूज होता है? महासागर वगैरह में पानी के लिए यूज होता है ना सोनार। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर है डी। डी आंसर है। और सोनार का फुल फॉर्म भी आया हुआ है, बीपीएससी पीवाईक्यू में ऑलरेडी कर चुके हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागर में, महासागर के अन्वेषण मानचित्र में किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक तरंग इसमें यूज होती है। और अल्ट्रासोनिक ध्वनि उच्च ध्वनि तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। तो हमें इसमें ये याद रखना है, सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। महासागर के मानचित्रण या फिर महासागर में और क्या क्या सामान है, इससे हमें पता चलता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज होता है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक इसकी रेंज होती है। ये क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन 2023 या 24 में आए हुए हैं? ये पोटेंशियल, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑलरेडी कर चुके हैं 2022 में, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? ये निशान लगाया हुआ है पहले से, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ कि क्या है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। 2024 ये फिर से एग्जाम में आया हुआ है। क्या है, कौन से सही मेल है, इनमें से कौन से सही मेल है? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर को हम विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है कि अगर हम उसको करंट देते हैं तो गोल गोल घूमता है, मतलब वो विद्युत से यांत्रिक में चेंज हो रहा है। और सुरक्षा फ्यूज क्या करता है? तापीय प्रभाव, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है तो सुरक्षा फ्यूज जो होता है वो अपने आप फ्यूज होके शॉर्ट सर्किट से बचाता है, क्योंकि सारा कनेक्शन कट जाता है। विद्युत जनरेटर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, मतलब जनरेटर चुंबक के प्रभाव से काम करता है। तो इसमें आंसर उपयुक्त ये फिलहाल ये दो तो सही है। विद्युत जनरेटर भी यही है कि जनरेटर में अगर बिजली उत्पन्न होती है और जिसमें भी वायर में बिजली उत्पन्न होती है तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। तो सब ठीक है इसमें। यहाँ पे ये बता भी रखा है कि सभी विकल्प ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से आए हुए हैं। 2022 का भी देख लेते हैं। 2022 पेंडुलम हम कर चुके हैं कि पेंडुलम का समय अवधि जो होता है वो 2 सेकंड होता है। ये भी हम कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है हमारा। न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार पूछ रहा है, त्वरण सीधे अनुपात में किसके होता है? त्वरण किसको बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं एसिलरेशन को, ए को बोलते हैं एसिलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एसिलरेशन। तो ये पूछ रहा है एसिलरेशन। अगर हम एसिलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो m मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो f के अपोन में m हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सीधे अनुपात में पूछा हुआ है कि सीधे सीधे क्या है, तो सीधे अनुपात में एक का क्या आ रहा है? फोर्स। तो फोर्स कहाँ पे है? वस्तु पे लगने वाला बल। ये रहा बल, बल यहाँ पे है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। ये ऑप्शन सेकंड सही है 2024 का, ठीक है? तो बल के समानुपात में होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, वही दे रखा है इसमें। आगे चलते हैं हम।
वॉशिंग मशीन पूछ रखा है कि किस पे काम करता है, तो अपकेंद्र पे काम करता है। ये तो पहले ही कर चुके हैं हम। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। स्थिर वेग, हमें उसका वेग जो है, मतलब उसकी स्पीड, एक तरह से वेग स्थिर रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? इनमें से क्या ज़रूरत है? क्या शुद्ध फ़ोर्स या घर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल? तो शुद्ध फ़ोर्स उसके लिए इक्वल है कि उस इक्वल अमाउंट में ही फ़ोर्स लगता रहे, ना ज़्यादा हो, ना कम हो। तो आंसर क्या है? ए। एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देती हूँ। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। जड़त्व मतलब स्थिर, ठीक है? ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है? बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? पीवाईक्यू में एक ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो स्थैतिक घर्षण के लिए, ठीक है? क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाते हैं। पीवाईक्यू में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बॉल बियरिंग का योग हम स्थैतिक घर्षण के लिए करते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आंसर है रोलिंग घर्षण। क्या है आंसर? रोलिंग घर्षण। ये क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्र अभिमुखी का मतलब क्या है कि केंद्र की तरफ। अभी मैंने ऐसे याद कराया था आपको कि अभी आता हूँ, अभी अभी आता हूँ। तो अभी आता हूँ को आप कैसे कर सकते हो? केंद्र की तरफ आता हूँ, ठीक है? हिंदी में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, भूल जाते हैं। तो ये वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहे कोई वस्तु, इसके लिए यूज होता है। केंद्र की तरफ आए, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु वस्तु गतिमान रहे। ये 2023 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। क्या है कि ऊर्जा परिवर्तन में जो घर्षण बल है, वो किस कारण से होता है? तो हमेशा जैसे साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी, तो घर्षण किस लिए यूज़ होता है? यही ना, गति में रहते हैं ना कोई सामान, तो घर्षण लगेगा, गति में रहते कोई चीज़ तो। और ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एक बस है, सीधी रेखा में चल रही है, अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बस में बैठा हुआ यात्री किस ओर मुड़ेगा? अगर बस दाईं ओर मुड़ती तो हम बाईं ओर मुड़ेंगे। क्यों? बस चल रही है लेकिन हम तो बिल्कुल कांस्टेंट अवस्था में हैं, हम थोड़ी मूव कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। तो दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या है, हम बाईं ओर झुकेंगे। एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जब एक बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जो जड़त्व है बदल जाता है, लेकिन यात्री का जड़त्व अब भी सीधी रेखा में है, इसलिए वो बाईं ओर झुक जाता है। और ये कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। तो हमारे ये दो टॉपिक खत्म होता है। और एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं हम। इसमें है ना, सॉल्यूशन बताना है। इसी में से समझाते हैं। हमारा मास कितना है? 1500 केजी। और वेग, इनिशियल वेग है 30, लेकिन हमें फाइनल कहाँ तक पहुँचना है? 60 तक। तो इसने पूछा हुआ है कि फाइनल वेग 60 करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो m है, v है, u है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला एनसीईआरटी में है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या? 1/2 mv स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो m और v की वैल्यू है, u की वैल्यू है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। 1/2 mv स्क्वायर माइनस में mu स्क्वायर। 1/2 m कॉमन आ गया है यहाँ पे, तो ये v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू दे रखी 1500, ठीक है? v की वैल्यू 15/3 क्यों आई वो मैं बताती हूँ, और u की वैल्यू, बस ये सॉल्यूशन है इसके बाद, ठीक है? सॉल्यूशन करना है। तो v हमारा किस में दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। u है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और v है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे पर आवर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? पर सेकंड। पर सेकंड में करने के लिए क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा सेकंड में है। तो ये 25/3 आ गया, और यहाँ सोल्यूशन करने के बाद 50/3 आ गया। तो वही है कि हमारा 50/3, और ये तो सोल्यूशन है, ठीक है? तो सोल्यूशन आपको ही करना है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है 2024 का। दो टॉपिक खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये गुरुत्व के अधीन गति, ये टॉपिक ला रही हूँ। 2024 तक जो भी एग्जाम हो गए बीपीएससी का, घटना चक्र का, ठीक है? तो दो दो टॉपिक में एक वीडियो में लेकर आऊंगी। थैंक यू।